हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज अपन बात करेंगे इसकी जीएस सेक्शन को लेके बात करेंगे। इससे पहले हमने कितनी क्लास कर ली है, लगभग 6 क्लास कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्लास नंबर 7 होगा और इसे भी मैं ऐड कर दूंगा उसी में। बाकी किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और हाँ, ये भी बताना आप लोग कि आपको क्लास कैसी लग रही है। जीएस की क्लास कंटिन्यू की जाए या ना की जाए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था क्या है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मौजूद और संचालित होते हैं। चलिए ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जानकारी देते रहेंगे। अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अर्थ का मतलब क्या होता है, मनी के साथ है, पैसे के साथ है। ठीक है ना, पैसे के साथ, पैसा। व्यवस्था का मतलब हो गया किस, क्या, प्रणाली। प्रणाली बोलें या फिर इंग्लिश में सिस्टम बोलें। तो पैसे की जो प्रणाली है, पैसे का जो सिस्टम है, पैसे का कौन सा सिस्टम, लेन देन का सिस्टम। आप मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या बना लिया हमने, एक प्रणाली बना ली है। तो अर्थ का मतलब हो गया पैसा, व्यवस्था का मतलब हो गया प्रणाली। तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थव्यवस्था पैसे की प्रणाली, पैसे का एक सिस्टम, मनी का एक सिस्टम। तो ये तो पहली बात होगी इसका अर्थ की। ठीक, अब बात करेंगे हम अर्थव्यवस्था के प्रकार की। तो अर्थव्यवस्था जनरली कितने प्रकार की होती है, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी, थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। अगर सबसे पहले की बात करें तो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर 2 की बात करें हम, नंबर 2 की, तो ये कौन सी हो जाएगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी। अगर 3 की बात करें हम, नंबर 3 की बात करें तो ये हो जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर किसी को इंग्लिश में भी लिखना है तो लिख सकते हो। समाजवादी को क्या कहते हैं, सोशलिज्म्स कहते हैं, और इसको क्या हो जाएगा, कैपिटलिज्म्स हो जाएगा। और ये हो गई हमारी मिक्स्ड हो गई। बात क्लियर है। तो समाजवादी में क्या होता है, जितनी भी चीज़ें सारी गवर्नमेंट के अंडर में होगी। किसके अंडर में होगी, गवर्नमेंट के अंडर में होंगी। ठीक है, गवर्नमेंट। यहाँ पैसे को महत्व नहीं दिया जाता, पैसे को महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को महत्व, या फिर हम ये कहें कि समाज को महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाएगा, समाज को महत्व दिया जाता है। ठीक है, किसके अंडर में होगी, गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। अगर पूंजीवादी की बात करते हैं तो पूंजीवादी कौन सी होती है कि पूंजीवादी में होगा कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर में होगा, प्राइवेट सेक्टर के अंडर में होगा सब कुछ। ठीक है ना, जैसे ये चीज़ है अमेरिका में, कहाँ पर रहेगी पूंजीवादी, अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पर पैसे को महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है, पैसे को। यहाँ पर समाज को महत्व नहीं दिया जाता है, समाज को महत्व नहीं दिया जाता। बात क्लियर है। तो ये हो गई हमारी कौन सी, पूंजीवादी। अगर हम बात करते हैं मिश्रित की, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी महत्व रहेगा, और किसका, गवर्नमेंट सेक्टर का भी महत्व रहेगा। ठीक है ना, गवर्नमेंट सेक्टर का भी महत्व रहेगा। तो इसे ही कौन सी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारे भारत में कौन सी हैगी, मिश्रित, प्राइवेट सेक्टर का भी महत्व है और गवर्नमेंट सेक्टर का भी महत्व रहेगा। तो इतनी बात आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया सबसे पहले कि कितने प्रकार की, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। बात क्लियर हो गई होगी। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। समाजवादी में गवर्नमेंट के हाथ में होगी सारी चीज़ें, पैसे को महत्व नहीं दिया जाएगा, समाज को महत्व दिया जाएगा। अमेरिका में कौन सी है, पूंजीवादी में क्या है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, पैसे को महत्व दिया जाता है, समाज को महत्व नहीं दिया जाता। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में हैगी, ये कहाँ पर है, अपने इंडिया में ही हैगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, और यहाँ पर पैसे के साथ साथ समाज को भी महत्व देते हैं। पैसा प्लस समाज दोनों को महत्व दिया जाता है।
तो उम्मीद करते हैं कि इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करेंगे और ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट करेंगे, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है, आगे कंटिन्यू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप प्लीज़ एक बार कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है, जिससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हम्पी के खड़ंगरों को 1800 में डैश नामक एक इंजीनियर और पुरातत्वों द्वारा प्रकाश में लाया गया था। तो इंजीनियर कौन थे? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, इनका नाम याद रखना, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं 31 जनवरी 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल नहीं थी। मैंने लास्ट क्लास में ही इस क्वेश्चन को कराया था, याद है क्या आप लोगों को? लास्ट क्लास में ही कराया था। देखो शास्त्रीय भाषा कितनी होती हैंगी, टोटल जो शास्त्रीय भाषा अभी फ़िलहाल में जो हैंगी भारत में, कितनी शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है? तो 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है। कितनी? 6। आइए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैंगी हमारे पास शास्त्रीय भाषा, ठीक है। 1 मिनट रुकना, है ना। और वो 6 शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लिख लो 6 शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है। कितनी भाषाएं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? तो देखो नंबर 1 पर आती है हमारे पास संस्कृत, संस्कृत आएगी। नंबर 2 पर जो आएगी हमारे पास वो कौन सी आएगी? तेलुगु, तेलुगु, ठीक है। और नंबर 3 पर तमिल, ठीक है, तमिल भाषा आएगी। और फिर उसके बाद उड़िया, उड़िया के बारे में बता देता हूँ। सबसे नई शास्त्रीय भाषा है जो 2024 में जोड़ी गई है शास्त्रीय भाषा में। बात क्लियर है। नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे मलयालम, मलयालम हो जाएगी। और नंबर 6 की बात करेंगे तो कन्नड़, कौन सी? कन्नड़ हमारी 6ठी शास्त्रीय भाषा होगी। तो ये हमारे टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है। इससे अलग कोई भी आती है एग्जाम में आपसे पूछी जाती है तो शास्त्रीय भाषा नहीं होगी। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, तो आगे चलें क्या? चलिए ठीक है, ये 6 की बात कर दी, आगे चलेंगे अब हम लोग और बात करेंगे, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 4th किया ना अभी हमने, अच्छा 4th नहीं किया, 4th करेंगे। चलो पहले 4th कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4th में कह रहा है जनगणना समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक गणना है। भारत में जनगणना वर्ष डैश में हुई। तो अगर भारत की जनगणना की बात करते हैं तो 1872 में सबसे पहली बार जनगणना की गई थी 1872 में, और लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। याद रखना इस बात को, लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में जनगणना की गई थी। ये एक इरेगुलर जनगणना थी। इरेगुलर कैसे थी? देखो जनगणना हर 10 वर्ष बाद की जाती है। कितने वर्ष बाद की जाती है? 10 वर्ष बाद। लेकिन ये ऐसी थी जो 10 वर्ष बाद नहीं की गई थी। इसके बाद जो की गई थी 1881 में, ये रेगुलर जनगणना थी। हर 10 वर्ष बाद इसको अपनाया गया। यहाँ पर हमने फिक्स नहीं किया था कि 10 वर्ष बाद जनगणना करनी है, लेकिन यहाँ हमने फिक्स कर लिया था 1881 में कि हाँ हर 10 वर्ष बाद जनगणना करनी है। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में सबसे पहला देश कौन था जिसने जनगणना कराई थी वर्ल्ड में, तो आपका याद रहना चाहिए स्वीडन। कौन था? स्वीडन। स्वीडन एक ऐसा देश है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम जनगणना कराई थी। कब कराई थी? 1749 में। 1749 में जनगणना कराई थी। बात क्लियर है? और क्या क्या जानकारी होनी चाहिए आपको इससे? देखो 2011 में अंतिम जनगणना हुई है, मतलब कि 2011 की 15वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। 15वीं जनगणना है।
अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो आप लोग ये कहोगे कि जी 2011 में तो हो गई, तो इसके बाद तो 2021 में हो जानी चाहिए थी 16वीं जनगणना, क्यों नहीं हुई? तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोविड-19 आ गया था। कोविड की वजह से इसको हमने डिले कर दिया और ये अभी तक नहीं हुई है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब अभी तक जो हमारे पास डाटा है वो 15वीं जनगणना का ही है, जो भी डाटा है। साथ के साथ ये भी याद रखना, ये 2011 की 15वीं जनगणना है, लेकिन आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना है। कौन सी? ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि आज़ादी के बाद की कौन सी जनगणना है, तो 7वीं जनगणना होगी। तो इतनी बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। और क्या जानकारी? हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज़ और लिख लेना इससे। देखो 2011 के अकॉर्डिंग, किसके? 2011 के अकॉर्डिंग भारत क्या है? भारत सबसे युवा देश है। भारत विश्व का दिख रहा है ना, भारत विश्व का सबसे युवा देश है। सबसे युवा देश है। इस बात को ध्यान रखना, युवा देश है। ठीक है, जिसकी औसत उम्र कितनी पाई गई है? 29 वर्ष पाई गई है। बात क्लियर है? यहाँ तक देख पा रहे हो ना आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना? तो कितनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है कि सबसे पहले जनगणना पूछी गया आपसे, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी 1872 में, इरेगुलर थी, रेगुलर नहीं थी। जनगणना हर 10 वर्ष बाद की जाती है। जो रेगुलर की गई है वो 1881 से की गई है। ठीक है, 2011 की 15वीं जनगणना है। ठीक है, सबसे पहला वर्ल्ड में सबसे पहले जनगणना किसने शुरू की थी? स्वीडन ने की थी, 1749 में की थी। ठीक है ना, 21 में होनी थी, नहीं हुई। अगर हम बात करते हैं आज़ादी के बाद की, तो 7वीं जनगणना है जो 2011 में हुई है। साथ ही साथ 2011 में विश्व का सबसे युवा देश भारत है। किसके आधार पर? 2011 की जनगणना के आधार पर। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप कमेंट करना ना भूलें कैसी लग रही है क्लास, जिससे कि मुझे पता लगे और मैं आगे कंटिन्यू करूं ना करूं, मेरे को ये थोड़ा सा डाउट है। खैर, बाकी मैथ की क्लास तो आपकी रेगुलर है और वो रेगुलर रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? चुनावों का अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लेख है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, 324 आर्टिकल कौन सा? 324 से लेके 329 तक सारा किसके बारे में दिया गया है? बताइए, किसके? चुनाव के बारे में दिया गया है। ठीक है, अगर प्रॉपर बात करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 324 से। तो आंसर कौन सा होगा? 324। और भाग कौन सा आएगा? ये भाग भी पूछ लेता है कि कौन से भाग में चुनावों का क्या दिया गया है? चुनावों का अधीक्षण दिया गया है, अधीक्षण निर्देशन दिया गया है। तो आप लोग याद रखना, भाग 15 आएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को इस क्वेश्चन से क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, वर्ष 2023 में भारत में राष्ट्रीय खेल का कौन सा संरक्षण आयोजित किया गया है? तो देखो 2023 में क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 2023 में 37वां संरक्षण स्टार्ट किया है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल होगा, नेशनल खेल जो है ये 37वां संरक्षण कह रहा हूँ मैं, संस्करण होगा, है ना, संस्करण, 37वां संस्करण। और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये गोवा में। ठीक है ना, तो गोवा में आयोजित किया जा रहा है, 37वां संस्करण है। होस्ट मैंने बता दिया ना, होस्ट कौन कर रहा है? गोवा ही कर रहा है होस्ट। ठीक है, होस्ट की बात करेंगे तो होस्ट कर रहा है गोवा। इसका मोटो याद रख सकते हैं आप लोग। इसका मोटो क्या है? मोटो है गेट सेट गोवा, ये इसका मोटो है। तो इतनी जानकारी आपको इससे याद रखनी चाहिए। ये बात रही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हुए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व की कमी से बेरी नामक, इसको मैंने बहुत डिटेल में बता दिया था आपको पहले, इससे जो लास्ट क्लास हुई थी। ठीक है, बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। बेरी कौन सी बीमारी होती है? देखो इसमें क्या होता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो
कम हो जाता है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा विटामिन बी, विटामिन बी। देखो मैच भी कर रहा है बी से बेरी बेरी, ठीक है ना, तो बी से क्या हो रहा है, बेरी बेरी नामक रोग होता है, बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग याद रख सकते हैं। साथ ही साथ चलो मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ आप लोगों को। देखो ये जो विटामिन है ना, विटामिन, विटामिन क्या होते हैं, देखो विटामिन, इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, याद रखना ऊर्जा नहीं मिलती। तो आप लोग कहेंगे फिर क्यों ज़रूरी है ऊर्जा नहीं मिलती, तो इनसे मैं बताता हूँ आपको अभी। देखो इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, तो ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन करते क्या है ये, लेकिन ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। अगर कोई बीमारी होती है, या फिर ये कहूँ कि विटामिन की कमी की वजह से हमारे शरीर में क्या हो जाती हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। बात क्लियर है। विटामिन, किसी भी विटामिन, देखो विटामिन कौन सी होती है, ए बी सी डी ई के, ये सारी की सारी क्या है, विटामिन है। इसमें से किसी की भी कमी होगी तो अन्य अलग अलग प्रकार की हमें बीमारियां हो सकती हैं। जैसे अगर मैं एक ही बात करूं तो रतौंधी नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी। रतौंधी कौन सी होती है, जिसमें हमें रात में, जैसे वो मूवी देखी है ना आपने कादर खान वाली, जिसमें उसे रात में दिखना बंद हो जाता है 6 बजे के बाद, तो ये वही बीमारी है कि विटामिन ए की कमी से होती है। बेरी बेरी का मैंने आप लोगों को बता ही दिया अभी कि बेरी बेरी में क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी, इससे पिछले पेपर में ही पूछा गया था, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता था, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता था हमें, विटामिन बी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें थकान हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है। और इसके स्रोत क्या बताए थे, देखो अगर हम बात करेंगे स्रोत की, तो जितने भी विटामिन है, हरी सब्जी और फल, हरी सब्जी और फल में सारे विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आगे अगर बात करते हैं, देखो सी से तो मैंने बता दिया, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, इसको लिख लेना सही से, स्कर्वी रोग। इसका अगर डी की बात करेंगे तो डी की, देखो डी से, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हड्डियां मुड़ जाती हैं, ये अधिकांश बच्चों में होता है, ठीक है। और विटामिन डी का स्रोत क्या है, दूध से हमें विटामिन सी डी मिल जाती है। अगर ई की बात करें तो जनन क्षमता की कमी, किसकी, जनन क्षमता की कमी, जनन क्षमता की कमी, क्षमता की कमी किसके कारण होती है, विटामिन ई के कारण, जनन क्षमता की कमी, ठीक है। अगर बात करें विटामिन के की, तो रक्त का थक्का ना जमना, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना, थक्का ना जमना, ना जमना। अब देखो रक्त का थक्का ना जमने का मतलब क्या है, जैसे आप जा रहे थे और रोड पे गिर गए और क्या हो गया, घुटने चल गए, घुटने चल गए तो क्या होगा, ब्लड निकलने लगा, लेकिन एक समय पे आके ब्लड अपने आप बंद हो गया, क्यों, विटामिन के है आपकी बॉडी में, जिससे क्या हो रहा है, रक्त का थक्का जमने में मदद कर रहा है और आपका ब्लड एक समय पर आगे अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये क्या होता है, विटामिन के की वजह से होता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि मैंने सारी जानकारियाँ दे दी हैं और आपको ठीक भी लगी होंगी, है ना। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 7 की। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B1 आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी साहित्य उपन्यास है। तो उपन्यास की बात करेंगे, पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर जीतने वाला जो हैगा हमारा टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड, या फिर कहें रेत की समाधि, जीतने वाला पहला पुरस्कार मिला है इसे। बात क्लियर है, हिंदी उपन्यास को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। निम्नलिखित में से किस दिन जनजातीय गौरव दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। तो बताओ कि पूरे भारत में कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, सोचो ज़रा। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि 15 नवंबर को भारत के
आदिवासी ने बिरसा मुंडा, अब इसका नाम पूछा गया था लास्ट क्वेश्चन में, बिरसा मुंडा, तो यहाँ पर मैंने पहले डेट भी बता दी थी, बिरसा मुंडा द्वारा, सॉरी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई, बिरसा मुंडा की जयंती मनाई, बिरसा मुंडा की क्या मनाई, जयंती मनाई। तो इतनी बात क्लियर है। कब, 15 नवंबर को भारत के आदिवासी ने बिरसा मुंडा, इसका नाम याद रखना, ये डेट याद रखना, ठीक है ना, आगे भी पूछी जा सकती है। तो ये रही बात आपकी कौन सी, क्वेश्चन नंबर 9 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का लास्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा गया है, द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज ऑफ इट्स लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड विद द नॉर्थन मोस्ट रेंज बीइंग, मैं एक बार हिंदी में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो क्या पूछा गया है, हिमालय अपने अनुदैर्ध्य विस्तार में 3 समांतर पर्वतमालाओं से मिलकर बना है। कौन सी, 3 पर्वतमालाओं से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं, हिमाद्री होती है, हिमाचल होती है, शिवालिक होती है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे लास्ट की लाइन, विद दी नॉर्दर्न मोस्ट रेंज बीइंग, उसने कौन सी पूछी है, नॉर्दर्न पूछी है। तो नॉर्दर्न कौन सी होती है, हमारी हिमाद्री होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात क्लियर समझ आ गई होगी। नॉर्थन रेंज ऑफ हिमालय, हिमाद्री आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाद बाकी आप अपना जो भी फीडबैक होगा बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।